नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले वह अभ्यर्थी जिनका विषय इतिहास है, उन लोगों के लिए आज यह पहला क्लास है। हालांकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ, इसीलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो इतिहास विषय से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ। इतिहास सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, चाहे वो आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों या किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों। अभी तो फिलहाल समकालीन यह दो भर्तियां हैं, यूपीएससी के थ्रू और एमपी के थ्रू। तो मैं इतिहास विषय की तैयारी करा रहा हूँ। केवल 1499 रुपए का कोर्स है। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं इसकी तैयारी के प्रति, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। ये जो इतिहास विषय की कंप्लीट कोर्स किया जा रहा है, 1499 रुपए का कोर्स है। इसमें 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो व्याख्या के साथ होगी। उसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। और 3000 क्वेश्चन की जो रामबाण टेस्ट सीरीज है, लगभग 6 से 7 प्रतिष्ठित पुस्तकें, अच्छे राइटरों की पुस्तकें खंगालने के बाद, बहुत सारी परीक्षाओं का विश्लेषण करने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं का विश्लेषण करने के बाद, और जो भी कुछ हमारे पास जो भी उपलब्ध मटेरियल है सबका विश्लेषण करने के बाद कि आप ही परीक्षा हाल में जब आप बैठे, परीक्षा हॉल में बैठे तो बेहतरीन प्रदर्शन करें, इस तरह से हमारा सारा मटेरियल तैयार किया गया है। हम आप लोग को कंप्यूटराइज नोट्स भी देंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज की क्लासें भी देंगे, लेक्चर्स क्लास देंगे और लेक्चर्स वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, उसकी पीडीएफ भी देंगे। टेलीग्राम पे जोड़ेंगे, वहां पर भी मॉक टेस्ट लगातार कराएंगे। तो अभी यह पहली क्लास है और जो भी लोग गंभीर हैं इसकी तैयारी के प्रति, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपए के कोर्स में आप हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करेंगे, चाहे यूपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। 1499 रुपए का कोर्स है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप लोग को परीक्षा होने तक आपके साथ रहेंगे। और अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का पेपर 1 या मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। 999 रुपए का उसका भी कोर्स है। और यह जो है आपका कोर्स, यह आपकी अपनी सब्जेक्ट से है। तो 999 रुपया पेपर 1 के लिए, और हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो 1499 रुपये का कोर्स है। तो आप लोग परचेज जरूर कर सकते हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे जो भी प्रश्न हैं सिलेबस के अनुसार हैं, और परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका मैं गारंटी आप लोग को देता हूं। परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का, बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य का, कनिष्क का। तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक जो था वह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। आप लोग जानते हैं कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। विकल्प 2 जो है यह आपका सही है। आइए शुरुआत करते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी खास है। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र कहा जाता है। एक महान पिता का पुत्र मतलब बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अरे वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिनका साम्राज्य बहुत ही विशाल था। तो बिंदुसार वह व्यक्ति था जिसके पिता भी महान थे और जिसका पुत्र भी महान निकला। तो यह बातें बिंदुसार के बारे में कही जाती हैं। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह एक महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। और महान पुत्र अशोक का क्या था? पिता था। बिंदुसार जो था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। 298 से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। और बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के तहत 16 राज्यों को लाया। मौर्य साम्राज्य के तहत कितने राज्यों को लाया? 16 राज्यों को मौर्य साम्राज्य के तहत बिंदुसार ने लाया। इस तरह लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त किया। पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर क्या किया? विजय प्राप्त किया था बिंदुसार। मौर्य एक राजवंश थे। 2300 साल से भी पहले 3 महत्वपूर्ण शासकों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त उनका बेटा बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त पहले आया गद्दी पर बैठा, फिर देखिए बिंदुसार गद्दी पर बैठा, और फिर क्या? बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में एक था। अरे अशोक वह शासक था जिसके नाम में क्या लगाया जाता है? अशोक महान।
और अशोक महान ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, विशेष रूप से उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने स्तंभों पर शिलालेख, स्तंभों पर लेख लिखवाया। देखिए उसके स्तंभ लेख में मिलते हैं, स्तंभों पर लेख लिखवाया। फिर उसने शिलाओं पर लेख लिखवाया, जिसे शिलालेख कहा जाता है। अशोक के जो शिलालेख हैं वह अर्धमागधी भाषा में हैं। अर्धमागधी भाषा में अशोक के शिलालेख हैं। अर्धमागधी भाषा को ही अर्धमागधी, मागधी वह भाषा है जो मगध में बोली जाती थी, अर्धमागधी, ठीक है, वह भाषा मगध में बोली जाती थी। उस भाषा में ही अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख या शिलालेख की जो भाषा है वह अर्धमागधी है। अर्धमागधी को ही हम प्राकृत भाषा कहते हैं। अब अशोक की जो अर्धमागधी भाषा है, जो प्राकृत भाषा है, जिसमें शिलाओं पर लिखा गया है, वह किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। आप जानते हैं भाषा और लिपि में अंतर होता है। जैसे हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है, लेकिन वह जो लिखी जाती है हिंदी, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसीलिए अशोक की जो भाषा थी, अशोक की जो शिलाओं की भाषा थी, शिलालेखों की भाषा थी, अशोक की जो स्तंभ लेखों की भाषा थी, वह क्या थी? अर्धमागधी, मतलब प्राकृत थी। लेकिन वह जो अर्धमागधी या प्राकृत जो भाषा है वह किस लिपि में है? तो वह ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न 2 देखिएगा। अब खुद स्वयं आप समझिए कि आपकी तैयारी कितना बेहतरीन होने वाली है, कि सिर्फ प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न का जो व्याख्या है वह जबरदस्त है। तो परीक्षा होने तक ऐसे 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी। और मैं पूरे दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसका गारंटी मैं देता हूं आप लोग को। प्रश्न 2 देखिएगा। इनमें से किस शासक का उल्लेख सेंड्रोकोटस के रूप में जाना जाता है? सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। किस शासक का उल्लेख? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का? किस शासक का उल्लेख सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया है? बिंदुसार का या फिर कुणाल का? तो किस शासक का उल्लेख किया गया है सेंड्रोकोटस के रूप में? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। सेंड्रोकोटस के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। विकल्प 2 जो है यह आपका बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख है सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया है? तो यूनानी लेखक था जस्टिन। देखिए हम आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन कराएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल रहा हूं मित्र, कि पूरे यूट्यूब पर, पूरा जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पूरे ऑल इंडिया में मैं बोल रहा हूं। और अगर मैं ऑल इंडिया के आधार पर मैं चैलेंज कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास का इतना बेहतरीन तैयारी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने परीक्षा होने तक पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। इसलिए जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं इसकी तैयारी के प्रति, वह लोग बिल्कुल ज्वाइन कराएं। और देखिए अभी यह जो कोर्स मैंने आप लोग के लिए लाया है 1499 का, यह बहुत कम प्राइस है। और हो सकता है मैं इसको इंक्रीज करूं, क्योंकि वास्तव में यह बहुत मेरे लिए हो नहीं पा रहा है सुटेबल, लेकिन मैं हो सकता है मैं आगे इंक्रीज भी करूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया है। यूनानी लेखक जो जस्टिन था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? सेंड्रोकोटस नाम दिया है। इसकी पहचान विलियम जोश ने की है। देखिए अब जो यूनानी लेखक जस्टिन है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है अपने लेखों में? सेंड्रोकोटस। अब सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका पहचान किसने किया था सबसे पहले? तो विलियम जोन्स ने किया था। ब्रिटिश भारत में एक ब्रिटिश विद्वान था विलियम जोन्स। अरे वही विलियम जोन्स जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, वही विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने यह बताया कि जस्टिन ने जिस सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है वह असल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बात कर रहा है। तो इसकी पहचान किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। जस्टिन ने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर के दरबार का दौरा किया। जस्टिन ने यह बताया है कि सेंड्रोकोटस की बात किया है अपने लेखों में, और यह भी बताया है कि सेंड्रोकोटस जो है वह सिकंदर से भी मिला था, सिकंदर के दरबार में सेंड्रोकोटस गया था। ठीक है, तो यह बातें जस्टिन ने अपने लेखों में बताया है कि सेंड्रोकोटस और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। देखिए जस्टिन के लेखों में अशोक का उल्लेख पियादसी के रूप में हुआ है। अशोक का उल्लेख क्या है? पियादसी। जस्टिन ने जो अपने लेख लिखे हैं उसमें पियादसी नामक शासक का उल्लेख किया है, जिसकी पहचान क्या है? अशोक।
देखिए अब अशोक जब जस्टिन क्या बोलता है, जस्टिन बिंदुसार को अमित्रोकेटस के रूप में जानता है, अमित्रोकेटस के रूप में जानता है। देखिए अमित्रोकेटस देखिए जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, शेंड्रोकोटस। अशोक को क्या क्या कहा गया है, क्या कहा है, प्रियदर्शी। और बिंदुसार को कहा है अमित्रोकेटस। देखिए दरअसल अमित्रोकेटस बिंदुसार को जस्टिन ने कहा है, लेकिन उस समय पौराणिक नाम जो क्या है बिंदुसार का, वह है अमित्रघात। अमित्र मतलब क्या होता है, अमित्र मतलब शत्रु, घात मतलब घाव देने वाला है, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को घात देने वाला, वह का मतलब क्या हुआ, बिंदुसार। शत्रुओं का जो घात है अमित्र घात, इसका पौराणिक नाम है, लेकिन जस्टिन ने क्या कहा है, अमित्रोकेटस। यह बातें बिंदुसार के बारे में कही गई हैं। यहां बात जान लें, देखिए एक नाम है कुणाल का। देखिए कुणाल जो था वह अशोक का पुत्र था, कुणाल जो था अशोक का पुत्र था। प्रश्न 3 देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, अशोक है, बिंदुसार है, या फिर बृहद्रथ है, या पुष्यमित्र शुंग है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होगा वह बृहद्रथ होगा, बृहद्रथ। आगे देखिएगा बृहद्रथ के बारे में। बृहद्रथ जो है यह मौर्य वंश का क्या है, सबसे अंतिम शासक, सबसे अंतिम शासक है बृहद्रथ, जिसने क्या किया है 187 से 180 पूर्व तक ईसा पूर्व तक शासन किया है, 187 से 180 पूर्व ईसा पूर्व तक शासन किया है। अरे बृहद्रथ वही शासक है जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी, शुंग राजवंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बृहद्रथ जो था वह शतधन्वन का उत्तराधिकारी था। बृहद्रथ था जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था, वह किसका उत्तराधिकारी था, शतधन्वन का उत्तराधिकारी था। मतलब उसके पहले जो मौर्य वंश का शासक था बृहद्रथ से पहले, वह था शतधन्वन। ठीक है, और शतधन्वन ने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। यह इंपॉर्टेंट नहीं है उतना कि शतधन्वन ने कब से कब तक शासन किया, लेकिन यह बात आप जान सकते हैं कि बृहद्रथ जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था वह किसका उत्तराधिकारी था, शतधन्वन का उत्तराधिकारी था। यह बात इतना जान लीजिए। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश की स्थापना की थी, शुंग राजवंश की स्थापना की थी हत्या करके। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मगध राजा की शाही शीर्षक वाली मुहर नालंदा में पाई गई। अब मगध का कोई राजा था जिसकी मुहर जो है नालंदा में पाई गई है, बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई गई है। वह मगध का कौन सा राजा था, क्या वो महासेनगुप्ता था, या फिर वह सर्ववर्मन था, या फिर आदित्य वर्मन था, या बिंबिसार था। मतलब मगध का कौन सा राजा था जिसकी मुहर नालंदा में पाई गई है, तो वह मगध का राजा था शर्ववर्मन। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है वो आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, शर्ववर्मन जो था वह ईश्वर वर्मन का पुत्र था, और वह क्या किया, मगध को जीत लिया था और मगध का राजा बन गया था। इसने क्या किया, शर्ववर्मन ने आरा के पास देव बारानका में मंदिरों के लिए अनुदानों को नवीनीकृत किया, और शाही शीर्षक वाली उसकी मुहर नालंदा में पाई जाती है। मतलब शर्ववर्मन जो था वह मगध को जब जीत लिया तो वहां पर क्या किया, सिक्कों को उठाला, और इसीलिए नालंदा में क्या है, नालंदा में सिक्के पाए जाते हैं। और नालंदा जो था मगध साम्राज्य का ही अंग था। मगध जो था मौखरी साम्राज्य का हिस्सा था। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो शर्ववर्मन है, शर्ववर्मन और ईश्वर वर्मन, ये बर्मन राजवंश के लोग थे, बर्मन राजवंश के राजा थे। और यह इन लोगों का जो सत्ता का केंद्र था वो क्या था, वो सत्ता का केंद्र जो क्या था, कन्नौज था, कन्नौज। और यह किस वंश, कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, मौखरी साम्राज्य की स्थापना की थी। और यह वही वंश है जिसमें हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री का विवाह बर्मन राजवंश में हुआ है। और बर्मन राजवंश की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी, और वहां पर मौखरी साम्राज्य का राज चलता था। जब मौखरी साम्राज्य के राजा शर्ववर्मन ने मगध को जीत लिया तो मगध ने क्या किया, सिक्का ढाला, और वही सिक्के नालंदा में मिले हैं। देखिए शर्ववर्मन के भाई सूर्यवर्मन को मगध का राज्यपाल नियुक्त किया। तो शर्ववर्मन ने जब मगध को जीत लिया तो मगध का राज्यपाल किसे बनाया था, सूर्यवर्मन को।
प्रश्न 5 देखिएगा, पूर्व मौर्य काल में भारत को किस रूप में जाना जाता है? पूर्व मौर्य काल कह रहा है मतलब मौर्य काल के पहले, मौर्य काल के पहले मतलब नंद आदि वंश जब घनानंद का शासन था, ऐसे मान सकते हैं, जब घनानंद का शासन था, महापद्मानंद का शासन था, मतलब नंद वंश का शासन था, मतलब पूर्व मौर्य काल, मतलब मौर्य काल के पहले भारत को किस रूप में जाना जाता था? पूर्वी समुद्र की रानी, पूर्वी समुद्र की रानी, या पश्चिमी समुद्र की रानी, या दक्षिणी समुद्र की रानी, या इरिथ्रियन समुद्र की रानी। तो देखिए पूर्व मौर्य काल में भारत को क्या कहा जाता था? पूर्वी समुद्र की रानी, पूर्वी समुद्र की रानी कहा जाता था पूर्व मौर्य काल में। ऐसा क्यों कहा जाता था, इसकी व्याख्या देखिएगा। तो देखिए पूर्व मौर्य काल एक ऐसा काल था जिसने लोहे के औजारों और हथियारों के उपयोग में वृद्धि देखी। ठीक है, पूर्व मौर्य काल में क्या होता था? लोहे के औजार बने, हथियार बने। अरे पूर्व मौर्य काल वही समय है जो महाजनपद का है, जो महाजनपद का है। और महाजनपद काल जो था 600 ईसा पूर्व, उसमें क्या था? लोहे के औजार बनाए जाने लगे थे, लोहे के हथियार बनाए जाने लगे थे, और लोहे के औजार, हथियार, बहुत सारे कृषि के उपकरण बने हुए थे, उसकी वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, और छोटे राज्य, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने और कई सारे जनपद मिलकर क्या बनाए? महाजनपद बनाए। ठीक है, तो वह समय था पूर्व मौर्य काल का। तो उस समय कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य एवं शास्त्रों में मिलता है। अब देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है, 16 महाजनपद थे, कई सारे आप जानते हैं कि 800 ईसा पूर्व के करीब जनपद हुआ करते थे, लेकिन 600 ईसा पूर्व जब आया बुद्ध और महावीर का काल, तब क्या बने थे? महाजनपद बने थे। और महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? महाजनपदों का उल्लेख कई सारे ग्रंथों में है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक, उसमें महाजनपद का उल्लेख है। ठीक है, भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें भगवती सूत्र में आपके जो जैन ग्रंथ है उसमें उल्लेख है। फिर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इन सभी ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, वह 16 महाजनपद कौन थे? देख लीजिए, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, यह अस्मक है, असाका लिखा हुआ है, अस्मक, अस्मक, अस्मक। देखिए 16 महाजनपदों में ये जो महाजनपद है अस्मक, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, अस्मक जो 16 महाजनपदों में यह जो अस्मक महाजनपद है, यह 16 महाजनपदों में सिर्फ एक ही महाजनपद है अस्मक, जो दक्षिणी भारत में था, बल्कि सारे महाजनपद जो थे उत्तरी भारत में थे। तो काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन और अस्मक, फिर अवंती, गांधार और कंबोज, यह कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें अस्मक जो महाजनपद था यह आपका दक्षिण भारत में था, बाकी सभी महाजनपद जो थे उत्तरी भारत में थे। ठीक है, आगे देखिएगा, पूर्व मौर्य काल में भारत को पूर्वी समुद्र की रानी के रूप में जाना जाता था, पूर्वी समुद्र की रानी के रूप में जाना जाता था। प्रश्न 6 देखिएगा, अभी मैं आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जिसमें इन 16 महाजनपदों की राजधानियां बताऊंगा, 16 महाजनपदों का क्षेत्र बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा मित्र, सब कुछ आपका कवर होगा। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनवाया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है लायन कैपिटल, ये किस सम्राट द्वारा बनाया गया है? मतलब अशोक स्तंभ की बात हो रही है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल किस सम्राट द्वारा बनाया गया है? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया है, अशोक के द्वारा बनवाया गया है, सम्राट अशोक के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश, और अशोक से अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में जाना जाता है। प्रियदर्शी नामक अशोक, देखिए प्रियदर्शी नाम जो है वह अशोक से संबंधित है, मतलब अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, यह नाम जो क्या है अशोक से संबंधित है। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जस्टिन जो था उसने प्रियदर्शी नामक शासक का उल्लेख किया है जो अशोक के बारे में कहा है। ठीक है, तो प्रियदर्शी अशोक जो था उसने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। ठीक है, यह बात आप अच्छे से जानना है। देखिए अशोक के बारे में देखिए, उसके शासनकाल में राजवंश की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, राजवंश की राजधानी तक्षशिला, और उज्जैन में प्रांतीय राजधानियों के साथ साथ पाटलिपुत्र में थी। देखिए उस समय क्या उसके साथ अशोक के शासनकाल में जो मुख्य राजधानी थी वह क्या थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। लेकिन दो प्रांतीय राजधानियां भी थी, एक राजधानी थी
तक्षशिला और एक राजधानी थी उज्जैन। ये तक्षशिला और उज्जैन जो थी प्रांतीय राजधानियां थी, जबकि मुख्य राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 7 देखिएगा, मौर्य काल में कर चोरी को दंडित किया जाता था। मौर्य काल में अगर कोई कर की चोरी करता था तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। ठीक है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, क्योंकि मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे आचार्य चाणक्य, वह स्वयं मानते थे कि कर की चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि बिना कर के राज्य का शासन नहीं चल पाता, राज्य का प्रशासन नहीं चल पाता, राजा कोई जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए कर की चोरी करना बहुत दंडनीय अपराध है, क्योंकि उससे सार्वजनिक कार्य बाधित होते हैं, राज्य का सुशासन प्रशासन बाधित होता है। इसलिए कर चोरी सबसे बड़ा अपराध है। तो चाणक्य तो स्वयं इसके बहुत बड़े विरोधी थे। कर चोरी को लेकर चाणक्य ने बहुत कुछ लिखा है अर्थशास्त्र में। तो मौर्य काल में जो कर चोरी को दंडित किया जाता था, मतलब कर की कोई चोरी करता था तो उसे क्या दंड मिलता था? मृत्यु मिलती थी, कि जब्ती हो जाती थी उसके संपत्ति की, कि उसे कारावास मिलता था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मौर्य काल में जो कर चोरी करता था उसको मृत्यु दंड मिलता था, मृत्यु दंड मिलता था। ध्यान रखिएगा। हालांकि मृत्यु दंड विधान बहुत कठोर नहीं था, लेकिन अगर अपराध हैं, बहुत बड़े अपराध हैं, तो दंड विधान भी कठोर था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन अत्यधिक व्यवस्थित था। मौर्य साम्राज्य में क्या था? प्रशासन अत्यधिक व्यवस्थित था। ठीक है, बेहतर प्रशासन के लिए साम्राज्य को महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया था। राजस्व विभाग के दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे। जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे, दो प्रकार के अधिकारी थे। एक था समर्थ नाम का अधिकारी और एक था सानिध्य नाम का अधिकारी। जो समर्थ नाम का अधिकारी था वह विभाग का प्रमुख था। कोई भी विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, ठीक है, कारागार विभाग हो, कोई भी विभाग होता था, विदेश विभाग हो, ठीक है, दान विभाग हो, जो भी धर्म आदि का विभाग हो, जो भी विभाग हो, उसका जो मुख्य हेड होता था उस विभाग का, मतलब मंत्री जो होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे समर्थ कहा जाता था। ठीक है, और सानिध्य वह प्रकार का वह अधिकारी होता था जिसके नियंत्रण में सारा कोष रहता था, यह कोषाध्यक्ष होता था सानिध्य। ठीक है, तो यह दो प्रकार के अधिकारी भी थे। एक अधिकारी का नाम था अक्षय पाटलाध्यक्ष। अक्षय पाटलाध्यक्ष, अक्षय पाटलाध्यक्ष उस अधिकारी को कहा जाता था जो लेखाकार होता था, जो लेखा जोखा रखता था, उसे अक्षय पाटलाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, और अक्षय पाटलाध्यक्ष जो होता था राज्य और शाही घराने दोनों का हिसाब रखता था। यह एक क्लर्क का काम करता था, बहुत बड़ा क्लर्क था ये। ठीक है, यह मुख्य अकाउंटेंट था उस टाइम। अक्षय पाटलाध्यक्ष यह मुख्य अकाउंटेंट था, जो राज्य का भी रिकॉर्ड रखता था, राज्य में कितने खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, इसका भी खर्च का या कोई भी हिसाब किताब, राजस्व का हिसाब किताब, ठीक है, शाही सेनाओं पर जो भी खर्च हो रहे हैं, तो हर प्रकार के खर्चों को देखता था, लिखता था। ठीक है, लेख उसका चलता था, लिखा करता था, हिसाब किताब रखता था। और वह सिर्फ राज्य का ही हिसाब किताब नहीं रखता था, बल्कि शाही घरानों में कितने खर्च हो रहे हैं इसका भी हिसाब किताब रखता था। देखिए, अब एक कर्मचारी था कार्मिक। कार्मिक नाम का कर्मचारी था जो क्या था? क्लर्क था। क्लर्क यह अक्षय पाटलाध्यक्ष का क्या करता था? सहायता करता था, उसकी सहायता करता था। निम्नलिखित पर राजस्व एकत्र किया जाता था। देखिए, राजस्व एकत्र जो किया जाता था, कैसे, कहां से एकत्र किया जाता था? भूमि से, मतलब भू राजस्व से राजस्व एकत्रित किया जाता था। फिर सिंचाई से राजस्व एकत्रित किया जाता था। ठीक है, वन से राजस्व एकत्रित किया जाता था। चारागाह से राजस्व एकत्रित किया जाता था। दुकानों से राजस्व एकत्रित किया जाता था। घाट से राजस्व एकत्रित किया जाता था। फिर सीमा शुल्क से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। फिर टोल टैक्स लिया जाता था, इससे भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। फिर खानों से, जो खान होते थे जहां पर बहुमूल्य धातुएं, पत्थर आदि निकाले जाते थे, उससे भी राजस्व की प्राप्ति होती थी। ठीक है, ये सभी राजस्व के क्या थे? राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। अब कारीगर जो उस समय थे, बढ़ई थे, शिल्पकार आदि थे, उनको लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। मतलब कोई बढ़ई है, कोई मूर्तिकार है, कोई भी शिल्पकार है, तो अगर वह कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना होता था। तो लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होता था, जिससे क्या होता था? राजस्व की प्राप्ति होती थी। साथ ही सेना उस क्षेत्र पर क्या करती थी? कर वसूलती थी, जिसके माध्यम से वह क्या करती थी? जिसके माध्यम से वह सेना वहां से गुजरती थी। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, भू राजस्व जो था मौर्य काल में वह कितना था? 1/6। 1/6
भू राजस्व जो था 1/6 था। ठीक है, 1/6 इसका भू राजस्व था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोल टैक्स कितना होता था? टोल टैक्स जो होता था 1/10 होता था। 1/10 जो था टोल टैक्स था। मतलब टोल टैक्स जो आज चुंगी, जो जिसे चुंगी भी बोला जा सकता है, तो चुंगी कर क्या था? 1/10 था। और भू राजस्व कर कितना था? 1/6 था। देखिए प्रश्न 8 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? जो वलय कूप था मौर्य साम्राज्य में, वो इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए। देखिए सिंचाई के लिए या जल निकासी के लिए। तो वलय कूप का जो प्रयोग किया जाता था वह जल निकासी के लिए किया जाता था, कि जल का निकास कैसे हो, इसके लिए वलय कूप का प्रयोग किया जाता था। आगे देखिएगा, गंगा के मैदान में मौर्य के शासन में पहली बार क्या किया गया? वलय कूप का इस्तेमाल किया गया। वलय कूप का इस्तेमाल किया गया था, जो साम्राज्य के केंद्र से दूर प्रांतों में फैला हुआ था। ठीक है, इसका उपयोग जल निकासी या कचरा निस्तारण के रूप में जाना जाता है। तो वलय कूप का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जल निकासी के लिए किया जाता था, कचरा का निस्तारण के लिए किया जाता था। गोलाकार कुएं और आमतौर पर अलग अलग घरों में पाए जाते थे। अलग अलग घरों में गोलाकार कुएं पाए जाते थे। जो देखिए इसे वलय को इसलिए कहता था। वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब क्या होता है? गोल 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 गोल। ठीक है, तो ये गोलाकार कुएं जो हुआ करते थे, और यह इससे क्या होता था? जल निकासी की जाती थी। लगभग 2500 साल पहले पुरातात्विक खोजों के माध्यम से बर्तनों की पंक्तियों के साथ साथ गोल संरचनाएं या एक दूसरे से ऊपर व्यवस्थित चीनी मिट्टी के घड़े क्या हुए? पाए गए। इसे क्या कहा गया? इसे वलय कूप की संज्ञा दी गई। यह मूल रूप से सामान्य उपयोग के लिए गांव में निर्मित एक प्रकार का क्या था? कुआं था। पीने और धोने के अलावा इन कुओं के पानी के लिए कई उपयोग होते थे, जैसे गुसलखाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था, नालियों और कूड़ेदान के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, गोलाकार कुएं का नाम क्या था? टेराकोटा के घड़ों के साथ साथ अस्तर के कारण रखा गया था, जिसे अन्य प्रकार के खोदे गए कुएं से अलग किया जा सके। प्रश्न 9 देखिएगा, यूनानियों के लेखन में जिसे सिंड्रोकोटस कहा जाता था, यूनानियों के लेखन में किसे सिंड्रोकोटस कहा गया है? तो अभी मैं बताया हूं कि जस्टिन ने सिंड्रोकोटस नाम दिया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जस्टिन ने सिंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही सिंड्रोकोटस कहा। इसकी पहचान किसने की? तो इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी, यह भी ध्यान में रखिएगा। और वही जस्टिन है जिसने बिंदुसार को क्या कहा? अमित्रोकेटस। अमित्रोकेटस कहा है। जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसका नाम क्या था? अमित्रघात था, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। शास्त्रीय ग्रीक शास्त्रों में चंद्रगुप्त मौर्य सिंड्रोकोटस को संदर्भित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और चाणक्य की मदद से उन्होंने नंद राजवंश को क्या किया था? उखाड़ फेंका था। उनके विशाल साम्राज्य में बिहार, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्से आदि थे। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें क्या है? पूर्वी अफगानिस्तान भी था, बलूचिस्तान भी था, और सिंधु क्षेत्र भी इसमें शामिल था। देखिएगा, सेल्यूकस जो है वह सिकंदर के जनरलों में से उसका उत्तराधिकारी बन गया। देखिए सिकंदर जब मरने लगा, सिकंदर जब मर गया, तो उसके कुछ उत्तराधिकारी सामने आए जो सिकंदर के साम्राज्य को संभालने लगे। सिकंदर की जो विजय है उसको और आगे बढ़ाने की सोचने लगे। उसमें निर्याकस भी था, उसमें सेल्यूकस भी था। ठीक है, तो सेल्यूकस ने क्या किया? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बहादुर योद्धा राज कर रहा है। ठीक है, तो सेल्यूकस को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, और सेल्यूकस हार गया। उसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य मैत्री की संधि हुई। ठीक है, तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। फिर संधि हो गई, तो सेल्यूकस ने क्या किया? सेल्यूकस हारने के बाद क्या किया? संधि कर लिया मित्रता की, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए। वह साधु हो गया था, जैन साधु हो गया था, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उसने अंतिम दिन क्या किए? बिताए। माना जाता है कि संथारा का अभ्यास करते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। देखिए संथारा जो है एक प्रकार की पद्धति है संन्यास की, जिसमें क्या होता है? उपवास रहकर व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर देता है। ठीक है, तो संथारा पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वह जैन साधु बन गया था। तो यह बातें हैं, संथारा पद्धति से उसने उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। सिर्फ 10 प्रश्न है, लेकिन ये जो 10 प्रश्न है यह
कम से कम 50 प्रश्नों के बराबर है, 50 प्रश्नों के बराबर है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में जानकारी दी गई है? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में किस शासक के बारे में जानकारी दी गई है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी गई है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी गई है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में। देखिए, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसमें अशोक का ही स्तंभ है, तो अशोक के बारे में तो सूचना मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने भी अशोक स्तंभ में अपना एक लेख खुदवाया था, फिर जहांगीर ने भी अपना लेख खुदवाया था। तो यह जो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है बहुत ही चर्चित है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियां शामिल है। समुद्रगुप्त का जो है राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियां जो हैं वह इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में दर्शाई गई हैं। उस युग के भू राजनीतिक परिदृश्य का स्रोत भी है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। यह लगभग पूरी तरह से स्तंभों को घेरे हुए है और अशोक के लघु संस्करण के आसपास लिखा गया है। इस शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख है इसे प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे शास्त्री गुप्त युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने क्या किया, प्रयाग प्रशस्ति पर अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किया है। तो यह जो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है जो समुद्रगुप्त के विजयों का उसके राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में जानकारी देता है, यह इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, इसका उल्लेख किसने किया था? यह किस कवि की संरचना थी? हर्षिण जो थे वह समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी अशोक के स्तंभ पर, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हालांकि ये पहला वीडियो है, क्षमा करिएगा, पहला वीडियो है और बहुत जल्द वीडियो मैं देना बंद भी कर सकता हूं, यह सिर्फ पेड क्लास के लिए है, ठीक है। तो जो लोग गंभीर हैं इसकी तैयारी के प्रति वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपये का बैच है, आप संपर्क कर सकते हैं और पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी आप लोग कर सकते हैं। यह जो कोर्स है वह 999 रुपये का है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 1 और यूपीएससी पेपर 1 की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, सिर्फ 999 रुपये का बैच है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।